गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डाइटिशियन अर्चना श्रीवास्तव। आज मैं बताना चाहती हूँ कि मैं एक लाइलाज बीमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस से 15 साल से ग्रसित हूँ। तो मैं ये बीमारी है, इस डिज़ीज़ को मैंने क्योर करने के लिए मैंने फिजियोथेरेपी और मेडिटेशन का ही सहारा लिया है और आज मैं बहुत बेटर कंडीशन में हूँ। आज मैं आपको उन डॉक्टर से मिलाना चाहती हूँ, उन फिजियोथेरेपिस्ट से मिलाना चाहती हूँ जो CHA अपोलो इंदौर में फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और आज मैं इनके साथ ही मिलके इंटरव्यू कर रही हूँ, इनसे पूछती हूँ उन्होंने मुझे क्या क्या एक्सरसाइज बताई हैं, जैसे आज मैं इतनी बड़ी बीमारी से पहले से बहुत बेटर हूँ। तो आइए हम इन्हीं से कुछ सवाल पूछते हैं। सर बताइए मुझे कि MS होता क्या है? MS एक बीमारी है, इसका नाम है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का वर्ड होता है कि क्षय हो जाना, धीरे धीरे ख़त्म होना, इकट्ठा ख़त्म नहीं होना, इसलिए स्क्लेरोसिस को मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल इन द सेंस कि बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल पार्ट में इन्वॉल्व हो जाता है ये डिजनरेशन स्क्लेरोसिस, इसलिए इसका फुल फॉर्म होगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये एक जगह ये इफेक्ट डाल के और पूरे शरीर में हावी नहीं होता है, इसके कई पार्ट हैं जो इफेक्टेड होते हैं ब्रेन के, नर्वस सिस्टम के बहुत सारे पार्ट होते हैं जो शुरू होते हैं हमारे मस्तिष्क से लेके पूंछ तक। हमारी जो पूंछ रहती है वहाँ से वहाँ तक ये सारे नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, लेकिन ये नीचे का जो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड और ऊपर का पार्ट होता है ब्रेन। तो ब्रेन में ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ये ब्रेन में ज़्यादा इफेक्ट डालता है तो पेशेंट काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव करता है, उसकी डेथ नहीं होती है। और अगर स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे अगर वो डिजनरेशन हो रहा है स्क्लेरोसिस का, तो उसका मरीज़ बहुत कम समय पे सर्वाइव करता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये हमारे बताएंगे मैडम अर्चना श्रीवास्तव जी, इन कैसी फील करते हैं, क्योंकि ये खुद ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सफ़र कर रही हैं। क्या क्या होता है इन्हें बताएंगे? हाँ, स्टार्टिंग में सर मुझे चक्कर आए थे, मैं बार बार गिरने लगी थी, मुझे नहीं कि निगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते थे, यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होता था मुझे। और इसी वीक में मैं डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव से मिली हूँ। तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे मैं आगे की और भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनसे बच सकती हूँ। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि डॉक्टर से कि इन्होंने मुझे क्या क्या एक्सरसाइज बताई थी जिसके कारण आज मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ और बहुत अच्छी हूँ। आज मैं अपने मेरा खुद का एक YouTube चैनल है, मैं वो चलाती हूँ, मैं खुद डाइटिशियन हूँ, तो वो भी अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रही हूँ। इसके साथ आइए मैं जानती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि इन्होंने कौन कौन सी एक्सरसाइज मुझे सजेस्ट की। सर प्लीज़ बताइए आप मुझे स्टार्टिंग से कौन कौन सी एक्सरसाइज मुझे बताएंगे। एक्सरसाइज जो है हमारा स्टेज के आधार पे होता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस किस स्टेज पे है। ये चीज़ मैंने खुद इस चीज़ को रिसर्च किया और उसको जाना, उसको मैंने 3 स्टेज में रखा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अगर हम 10 पेशेंटों को रखेंगे तो 10 पेशेंटों में 10 प्रकार की अलग समानताएं नहीं होंगी, विषमताएं होती हैं उसमें। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो स्टेज में पाया जाता है। फर्स्ट स्टेज में उल्टी आना, कहीं मन न लगना, चिड़चिड़ाना, अंदर ही अंदर दुखी महसूस करना अपने आप को, यहाँ तक कि चलते चलते गिर जाना, फिर उठ जाना या किसी का उठा देना, यह होता है फर्स्ट स्टेज में। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की। सेकंड स्टेज में हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के सारे पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो सारी फंक्शनिंग स्लो होती है, बस ख़राब नहीं होती है, मतलब विजिबल नहीं दिखेगा हमको कि कुछ इसको परेशानी है। तो जैसे मान लीजिए वो हाथ ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है एक हाथ बहुत आसानी से उठा पाए और दूसरा हाथ थोड़ा टाइम से उठा पाए। मैं एग्जांपल लेता हूँ राइट साइड और लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड का हाथ थोड़ा आराम से ही उठता है, कि ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है तब ऊपर उठता है, और हाँ राइट वाला हाथ एकदम ऊपर उठ जाता है। अब सोचो आपकी ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से ये सिस्टम अपना बिगड़ जाता है, डोमिनेंट और नॉन डोमिनेंट। डोमिनेंट जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और जो नॉन डोमिनेंट है वो और नीचे चला जाता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये सेकंड स्टेज में है। पेशेंट पूरा चलता फिरता है, बस उसको थोड़ा थोड़ा माइनर इफेक्ट दिखते हैं। अब मैं बात करता हूँ थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज में नर्वस सिस्टम हमारा पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक इन द सेंस कि सप्लाई ही नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश के आदमी को, मध्य प्रदेश की पब्लिक को हम उत्तर प्रदेश में जाने ही ना दें,
तो मध्य प्रदेश हो गया ब्रेन और उत्तर प्रदेश हो गया हमारा शरीर। हमारे मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश में जाने ही नहीं दे रहे लोगों को, मतलब कनेक्शन कट चुका है। उसका रीज़न ये होता है कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में जो करंट ले जाने वाली या कनेक्शन पैदा करने वाली, मतलब कनेक्टर बोलूँगा उनको, वो कनेक्टर जो है वो अपने आप ख़राब हो जाते हैं। ये थर्ड स्टेज है। अब समझिए कि अगर कनेक्शन ही ख़त्म हो गया है तो फंक्शनिंग कौन करवाएगा। मैं भाई इनको बोलूँगा कि आप हाथ उठाइए तो ये हाथ उठाएंगे, मैं बोलूँगा ही नहीं हाथ उठाने के लिए तो कैसे हाथ उठाएंगे ये, ऐसा। तो ब्रेन के अंदर की सारी जो एक्टिविटी है वो सब सेव कर लेता है अपनी थैलेमस में रख के। एक पार्ट होता है ब्रेन का थैलेमस, वो जो पुरानी एक्टिविटी सब थैलेमस में रख लेता है, क्योंकि उसको मालूम हो जाता है कि अब मैं ख़राब हो चुका हूँ। इसके बाद जो थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज में जो ब्रेन है वो बराबर काम ना करने की वजह से मांसपेशियों को एबनॉर्मल करंट भेजता है। जैसे 10 जो है 10 के ही उसमें फिट होगा। 20 की नोट अगर आप दोगे और 10 रुपये का सामान खरीदोगे तो 10 ही ना वापस देगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको 12 रुपये वापस कर देगा या वो आपको 7 रुपये वापस कर देगा। तो ब्रेन अपने मसल को सेट करने के लिए अपना सारा पुराना खींच के वो छोटे ब्रेन में रख देता है। अब वो वहाँ सेफ रहता है। अब वो समझ जाता है कि अब हमारा कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। अब ऊपर से कोई रेगुलेट नहीं करता है, थैलेमस जो बनाया हुआ ब्रेन है वो रेगुलेट करता है। तो वो जितनी मांसपेशियों को अपने अंदर लाना चाहता है या खुद आ जाती हैं जो, उसको पकड़ लेता है, बाकी को रिजेक्ट कर देता है। तो इसमें हाथ पैर का टेढ़ा हो जाना, पैर अच्छे से उठा के ना रखना, टेढ़ी कमर कर लेना, पीठ आगे की तरफ निकल जाना, यहाँ तक कि सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्रेन से ही कनेक्टेड हैं। तो सर स्पीच में भी इफेक्ट स्पीच, बिल्कुल स्पीच में भी इफेक्ट आएगा। मैं बताता हूँ, स्पीच की बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया है लोअर और अपर। तो लोअर में तो स्पाइनल कॉर्ड आ गया, मेरुरज्जु जो हिंदी में बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसी में भरा रहता है। वो निचले पार्ट को तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन ऊपर के पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड नहीं कंट्रोल कर पाता है। इसलिए शरीर की संरचना बनाई गई है 12 प्रकार की नसें जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, सेम उसी तरह की नसें ब्रेन निकालता है। 12 नसें हैं वो 12 नसों को क्रेनियल नर्व बोलते हैं। क्रेनियल इन द सेंस कि ब्रेन से ही निकलती हैं वो नसें। उन क्रेनियल नर्व में हालांकि इतना जल्दी इफेक्ट नहीं आता। मैं तो बोलता हूँ थर्ड स्टेज में भी अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो भी क्रेनियल नर्व का कुछ नहीं बिगड़ सकता है। क्रेनियल नर्व का जो बिगड़ना होता है वो गिरने से होता है। जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे और आप चलने की कोशिश तो करोगे, कोई भी आदमी बिस्तर में रहना नहीं चाहता है, वो तो चाहेगा ना कि मैं उठ के भागूं, तो आपका पैर साथ नहीं देगा, तो आप ऐसे उसी स्पीड से चलेंगे जिस स्पीड से पहले चलते थे। जैसे उठेंगे वैसे गिर जाएंगे। गिरने के वजह से क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से क्रेनियल नर्व नहीं खराब होती है, क्योंकि क्रेनियल नर्व की जो ओरिजिन है, मतलब जहाँ से शुरुआत हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का क्रेनियल नर्व से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ कटना जानती है, ख़राब होना नहीं जानती। नसों को ख़राब कर ही नहीं सकता है कोई। स्पाइनल कॉर्ड की जरूर नसें खराब होती है क्योंकि पतली रहती हैं। क्रेनियल नर्व बहुत इतनी मोटी मोटी क्रेनियल नर्व रहती है, सोचा। फिर सर आप मुझे बताइए कि आपने मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज बताई थी। हाँ, मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। अब हम थर्ड स्टेज के आगे जा रहे हैं। हाँ। अब एक्सरसाइज में हम पेशेंट का पहले देखेंगे कि कौन सा मसल को किस तरफ खींच रहा है। जैसे मैं इन्हीं की बात करता हूँ, अर्चना जी की। इनकी जो अंदर की मसल है, जांघों के पास की मसल, ये दोनों खींचती हैं इनको आपस में। तो दोनों पैर ऐसे सटक जाते हैं, पूरे चिपक जाते हैं इनके पैर, और वो चाहती हैं कि चिपकी ही रहेंगी, बट पॉसिबल नहीं है। यूरिन जाएंगे, मोशन करेंगे, थोड़ा बहुत चलेंगे, अब चिपका के पैर कैसे चल सकते हैं। तो ये क्या करती हैं, ब्रेन कहता है चिपका के रखो, ये कहती हैं दूर हटा के चलो। इसलिए इनका पैर कभी बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है, कभी आगे आ जाता है, कभी इधर हो जाता है, कभी उधर हो जाता है, कभी वो थक जाता है तो रुक भी जाता है, जो कहते हैं वैसे ही खड़ा हो जाता है। ये समस्याएं हो रही हैं। तो इसको हम बोलेंगे डिफॉर्मिटी। इनके पंजे में डिफॉर्मिटी है, मसल में डिफॉर्मिटी है। मसल जो एक वर्ड में मैं आपको समझा देता हूँ, मस्कुलर इम्बैलेंस। मस्कुलर इम्बैलेंसिंग इनके बॉडी में है। ऐसे तो मैं एक एक मसल का नाम लूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा,
मैंने बोला मसल इम्बैलेंसिंग। मसल इम्बैलेंसिंग में आपको बता ही दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे आप। जो पहले जो बनिया लोग रहते थे, बनियों के यहाँ तराजू हुआ करता था, जिसमें एक तरफ बाट रखते थे, एक तरफ सामान रखते थे, फिर बराबर करके उसको दे देते थे। अब तो नहीं है, वो बहुत पुरानी पद्धति है, निकल गई वो। लेकिन वैसा ही हमारा शरीर भी है। हमारा शरीर बैलेंस चाहता है। जब तक बैलेंस नहीं बनेगा तब तक वो अच्छे से काम नहीं करेगा। करेगा अगर किसी तरह, तो वो दूसरे की ज़बरदस्ती लेके करेगा। अब मैं उदाहरण देता हूँ। पैर में दो मांसपेशियाँ हैं, एक आगे की तरफ है, इसको क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, पीछे की तरफ है, इसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। भगवान ने हमारी हैमस्ट्रिंग को पहले से ही टाइट करके रखा है, वो ढीली नहीं हो सकती। इसलिए क्योंकि पैर हमारा अंदर की तरफ मुड़ता है, बाहर की तरफ नहीं मुड़ता है। किसी का भी पैर बाहर की तरफ नहीं मुड़ता है। क्यों नहीं मुड़ता है? क्योंकि हैमस्ट्रिंग उसको खींच के रखती है, इसलिए नहीं मुड़ता है, नहीं तो पलट जाए, कटोरी कुछ नहीं कर लेगी। तो अब बताइए, अगर ये ऊपर की मांसपेशी टाइट हो रही है, खींच रही है अपने आप को, तो ये पैर उठेगा ऐसे खींचने पे, खींच रही है ये, तो नीचे वाले को ढीला ना होना पड़ेगा। तो नीचे वाले जब ये खींचेगी तो ये ढीली होगी। अब जब नीचे वाली खींचेगी पैर मोड़ने के लिए, तब ये ढीली होगी। ऐसा ये जो सिस्टम है, यही है ब्रेन का नर्वस सिस्टम। एक मांसपेशी काम करेगी तो दूसरी मांसपेशी उसको सपोर्ट करेगी, फिर वो सपोर्ट वाली मांसपेशी काम करेगी तो पहली वाली सपोर्ट करेगी। यही है मस्कुलर फंडा, जिसके वजह से फिजियोथेरेपी करना ही पड़ता है। उनके मसल की बैलेंसिंग कर दो, ठीक हो जाएगा। और वो एक दिन में नहीं होती है, समय लगता है, धीरे धीरे होती है। बताइए। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत आपने नॉलेज दिया इसके बारे में। हमें तो कुछ पता ही नहीं था। हो सकता आपके कोऑर्डिनेशन से मैं और भी शायद ठीक हो सकती हूँ। ओके, थैंक यू।